चलिए दोस्तों, इसके बाद हम नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं। सो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन ये नई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ एक नया शब्द हुआ है। अभी जैसे इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स पढ़ रहे थे। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नया शब्द यूज हुआ है। तो ये क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स? पहले हम इसके बारे में जानते हैं। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है बच्चों? जैसे हम वहाँ पर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास बात करते थे ना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मतलब मोलार मास की जगह एक नए शब्द का यूज किया गया है, दैट इज इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट इसे, ठीक है ना। अब ये नया शब्द क्या है? इक्विवेलेंट मास क्या है? सो इक्विवेलेंट मास देखिए, इक्विवेलेंट वेट क्या है? दैट इज मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलार मास तो समझ में आता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास या एटॉम है तो एटॉमिक मास। लेकिन ये नया शब्द फिर से यहाँ आया, वैलेंसी फैक्टर। अब इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों ने समझा व्हाट इज नॉर्मेलिटी? ये नई यूनिट है कंसंट्रेशन की। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, वहां पर क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में हम पढ़ते थे। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution. That is normality. So normality is equals to number of equivalents of solute per liter of solution, per liter volume of solution. Number of equivalent of solute per liter volume of solution. So normality capital N से represent करते हैं number of equivalents of solute upon volume of solution in liter. वहाँ पर number of equivalents of solute की जगह क्या होता था? number of मोल्स होता था। तो ये नया शब्द है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अब जो नया आया है उसे सीखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता था गिवन मास अपॉन मोलार मास, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब फिर एक नया शब्द आ गया, ये नया कि इक्विवेलेंट मास क्या है? सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और मोलार मास हमें पता है। यहाँ देखिए, हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता। इसको पता करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, इसमें ऊपर वाला पता है, ये नीचे वाला वैलेंसी फैक्टर नहीं पता। वैलेंसी फैक्टर पे जाते हैं बच्चों। हालांकि वैलेंसी शब्द सुना हुआ है, यहाँ फैक्टर एक नया शब्द यूज किया है। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, राइट? कोई भी शब्द यूज कर लेते हैं। इक्विवेलेंट मास कुछ जगहों पे इक्विवेलेंट वेट यूज कर लेते हैं। सो इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मैंने आपको बताया ना, वैलेंसी फैक्टर ये हम कैसे निकालेंगे? एक तो इसमें लिखा हुआ है वैलेंसी, क्लियर? वैलेंसी मतलब अगर हम सिंपल एटम्स की बात करेंगे तो वहां पर हम सीधा उसकी वैलेंसी यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमसे कैल्शियम की बात हुई तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
उसकी वैलेंसी कितनी है 2। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 1, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, राइट। 1 लेते हैं क्लोरीन की वैलेंसी। कैसे होती है वैलेंसी, अगर हम फर्स्ट टू 18 ग्रुप तक जाएं तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप की 2, फिर 13 ग्रुप जो बोरॉन की फैमिली होती है उसकी 3, फिर कार्बन फैमिली की 4, फिर नाइट्रोजन फैमिली की फिर से 3 हो जाती है, फिर ऑक्सीजन फैमिली की 2 हो जाती है, फिर हाइड्रोजन फैमिली की 1 हो जाती है, और फिर वो जो इनर्ट गैसेस होती है उनकी 0 हो जाती है। तो कैसे होता है 1 2 3 4 3 2 1 0, ये 1 2 ग्रुप। फिर बीच के आप डी ब्लॉक छोड़ दीजिए, फिर 13 से आ जाइए 1 2 13 14 15 16 17 18, इनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 3 2 1 0, किसी की भी वैलेंसी। तो अगर साधारण एटम में ऑक्सीजन की वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 13 ग्रुप एलिमेंट है। पहले ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी फैक्टर 1, सेकंड ग्रुप एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर 2, 13 ग्रुप का 3, 14 ग्रुप का 4, 15 ग्रुप मतलब नाइट्रोजन वाली फैमिली का फिर वापस से 3, 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली उसका फिर से 2, हैलोजन फैमिली 17 ग्रुप 1 एंड इनर्ट गैस एलिमेंट्स 18 ग्रुप 0। तो सिंपल वैलेंसी हम एलिमेंट्स की देख सकते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर अगर सिंपल एलिमेंट्स के लिए यूज कर रहा है वो, तो हम सीधा उसकी वैलेंसी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये तो बहुत आसान बात हो गई, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कितने भी गहरे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये लगभग पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, कहीं भी यूज हो जाएगा। मतलब अगर वो डिफिकल्ट बनाना चाहें तो किसी भी लेवल तक बना सकते हैं इसको, और इसको कितने भी लेवल तक पढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर हम सही मायनों में मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन पढ़ें तो शायद 3-3 घंटे की 1 महीने तक की क्लास भी कम पड़ जाए, इतने मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। तो है हम जानेंगे, उसको पढ़ेंगे भी, ठीक है ना, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। ओके, तो ये तो हो गया वैलेंसी फैक्टर का सिंपल फिनोमेना। दूसरा, अगर कोई केमिकल चेंज दिया हुआ है, किसी केमिकल रिएक्शन में आपको किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की आपको इक्विवेलेंट मास निकालने को बोल दिया, तो फिर हमको वहां पर देखना होगा वो जो रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो ये अभी आप पढ़ेंगे 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन में उस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने में जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर। देखिए एक सिंपल छोटे से उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन अगर एक जो है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा उसको क्या करेगा, गेन भी करेगा। देखिए एक चीज बिल्कुल सिंपल है, बायर और सेलर। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए दुकानदार है और खरीदार नहीं है, सेल है ना, बायर नहीं है सेलर है, तो वो चीज बिक नहीं सकती। और इसी प्रकार बायर खड़ा हुआ है और वहां पे कोई बेच नहीं रहा है अपना सामान, तो खरीदोगे किससे आप? इसका मतलब कभी भी खरीदी बिक्री होगी तो दोनों का होना जरूरी है। इसी प्रकार जब भी एक रेडॉक्स चेंज होगा, मतलब अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको गेन करने वाला भी सामने खड़ा होगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा या उसका चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये सबसे सरल भाषा में मैंने अभी बात की है। बाकी आप इसका कंप्लीट टॉपिक जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास में आएगा और 12th वाले बच्चे तो इसको पढ़ चुके होंगे। तो
आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो उस रिएक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर होगा, राइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी केमिकल रिएक्शन में मैग्नीज जो है वो +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो +7 से +2 में कब कन्वर्ट होगा? जब वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, कितना था +7, उसमें 5 माइनस ऐड हो गया तो 7 - 5 कितना हो गया +2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो वहां पर मैग्नीज का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, फिर और क्वेश्चंस में आएंगे ये सारी चीजें। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन अ रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर। 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा अभी के लिए, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स आपने अभी देखे नहीं हैं, पर आप आशा करता हूं कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए तो आसान है। रेडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होगा, ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, वो उस रिएक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर होगा। तीसरी बात, एसिड या बेस के लिए बात की गई है। देखिए एसिड है अगर तो उसकी मतलब एसिड के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है उसे हम बेसिसिटी कहते हैं, और बेस के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है उसे हम एसिडिटी कहते हैं। एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, राइट। तो यहाँ पे नाम थोड़े से उल्टे हैं। तो एसिडिटी, नंबर ऑफ H+ आयंस गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। क्लियर है। एसिडिटी किसकी होगी? बेस की होगी। तो उस रिएक्शन में बेस का एक मॉलिक्यूल जितने H+ आयन गेन करेगा वो उसकी क्या होगी? एसिडिटी होगी। मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड यहां पर ये जब भी किसी एसिड से मान लीजिए 2HCl से रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बनाएगा? 2H पॉजिटिव एसिड से ले लेगा और अपने 2 OH दे देगा, तो क्या बनाएगा? ट्वाइस ऑफ H2O plus BaCl2 BaOH होल ट्वाइस, जस्ट एन एग्जांपल, प्लस 2HCl, तो 2H2O बनाएगा। तो वहां पर उसने क्या किया? 2 H पॉजिटिव आयंस गेन किए। तो एक मॉलिक्यूल बेस का जितने H+ आयन गेन करेगा उसे हम उसकी क्या कहेंगे? एसिडिटी कहेंगे। तो BaOH होल ट्वाइस का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया, 2 हो गया, राइट। सो नंबर ऑफ H+ आयंस गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ दैट बेस। क्लियर। अगर मैं NaOH की HCl से रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या होगा? NaOH एक H+ लेगा तो H+ और OH माइनस मिलके H2O बनाएंगे और NaCl बनाएंगे। तो NaOH का एसिडिटी कितना हो जाएगा? 1। BaOH होल ट्वाइस का एसिडिटी कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से। तो एसिडिटी ऑफ अ बेस इज द नंबर ऑफ H+ आयंस गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन दैट रिएक्शन। अब बेसिसिटी, एसिड के लिए बात करेंगे बेसिसिटी। So number of H+ ions furnished by one molecule of acid. एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने H+ आयंस देगा, एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने H+ आयन देगा उसे हम उसकी क्या कहेंगे? बेसिसिटी कहेंगे। क्लियर। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज व्हाट? नंबर ऑफ H+ आयंस furnished by an acid. ओके, तो ये साधारण और सबसे सरल भाषा जो प्रयोग की जा सकती थी इसको समझाने के लिए मैंने उसका प्रयोग किया है। बाकी आप गहरे में जाएंगे तो मूल कॉन्सेप्ट चलिए यहाँ कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स देने वाला हूं मैं जिनको देखने में आपको ऐसा लगेगा। देखिए जैसे मैं HCl की बात करूं तो HCl की एसिडिटी कितनी है बेटा? बेसिसिटी कितनी है? HCl का जो एक मॉलिक्यूल है वो कितने H+ देगा? एक H+ देगा ना। अगर मैं H2SO4 बोलूं तो
2H पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन है ऐसा तो 2 दे देगा। HNO3 है तो 1 देगा, मोनोबेसिक एसिड। क्लियर, बेसिसिटी 1 है। लेकिन अगर मैं H3PO4 की बात करूं, H3PO3 की बात करूं, ये सब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, तो वहां पर हम एसिडिटी के मतलब ये कुछ डिफिकल्ट केसेस हैं 11th वालों के हिसाब से उन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ देखिए कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा लेवल को बढ़ा। फाइंड द बेसिसिटी ऑफ H3PO4, H3PO3, H3PO2। देखने में ये लग रहा है कि यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है, तो इसका बेसिसिटी कितना होना चाहिए, 3। इट कैन है ना, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है तो ये भी 3 हाइड्रोजन दे सकता है, तो इसकी भी बेसिसिटी कितनी होगी, इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 3। और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है तो इसका भी वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 3। इसका भी बेसिसिटी कितना हो गया, 3। ऐसा हमको लग रहा है, पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं H3PO4 का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम जब भी आप फास्फोरस एसिड का बनाएंगे तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बनाएं। ओके, अब जितने ऑक्सीजन है उतने OH बना दीजिए, जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बचे आपके पास। तो यहाँ पर P डबल बॉन्ड O बना दिया आपने। ठीक, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका ये देखिए H3PO4। सबसे पहले आपने P डबल बॉन्ड O बनाया। अब P डबल बॉन्ड O बनाने के बाद आपके पास P चला गया और एक O चला गया, तो आपके पास 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या बोला, आपके पास जितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इक्वल क्वांटिटी में है उतने OH आप जोड़ दीजिए। तो ये देखिए 1 OH, 2 OH और ये 3 OH। ओके, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें जितने OH होंगे तो केवल वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। जो सेंट्रल एटम से जुड़ा होगा उस हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते, वो H+ आयन फर्नेस्ड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? जो OH पर जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है 1, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है 2, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है 3। ओके, तो ये H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ये कितने हाइड्रोजन दे सकता है, 3 H+ आयन दे सकता है। दैट्स व्हाई इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई बच्चों, 3। इसका वैलेंसी फैक्टर कभी भी यूज होगा तो कितना होगा, 3। ओके, लेकिन अगर मैं H3PO3 की बात करता हूं, फास्फोरस एसिड की, यहां देखिए H3PO3। अब यहां P डबल बॉन्ड O बना लिया आपने। ओके, अब आपके पास एक ऑक्सीजन चला गया तो कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो 2 ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। तो 2 OH तो हो गए, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बचा, वो किससे जुड़ेगा, P से। देखिए ये एक H जो बचा, ये एक OH और ये दूसरा OH। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अगर आप देखें, इसको देख के लग रहा था कि 3 हाइड्रोजन देगा, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो P से जुड़ा है वो तो रिप्लेस हो ही नहीं सकता, तो केवल ये वाला H जा सकता है और ये H जा सकता है। दैट्स व्हाई इसका जो बेसिसिटी हुआ कितना हुआ, 2। इसकी जो वैलेंसी फैक्टर यूज होगी वो कितनी होगी बच्चों, 2 यूज होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरा H3PO2, यहां पर भी देखें हम बच्चों, ठीक, यहां पर कैसे P डबल बॉन्ड O बनेगा बच्चों, P डबल बॉन्ड O बनेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं,
यहाँ देखिए मैं सिर्फ CO2 के लिए बता रहा हूँ। तो P डबल बॉन्ड O हो गया बच्चों। अब आपके पास एक ऑक्सीजन बचा, 3 हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एक ही OH बनाएंगे, बाकी के 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ जाएंगे? P से। तो जो डायरेक्ट P से जुड़े हैं वो तो रिप्लेसेबल हैं, जो O से जुड़ा एक हाइड्रोजन है बस वही रिप्लेस आप कर सकते हैं। तो H3PO2 की जो बेसिसिटी होगी, जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा? 1। तो ऐसे डायरेक्ट देख करके कभी-कभी धोखा हो जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब आपको मैंने वैलेंसी फैक्टर निकालना बता दिया। अगर आपको वैलेंसी फैक्टर पता चल गया तो वैलेंसी फैक्टर से आप क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, राइट। इक्विवेलेंट मास के लिए क्या फॉर्मूला दिया देखिए, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट मोलार मास तो आपको मालूम है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, और वैलेंसी फैक्टर निकालना आपको समझ में आ गया। तो अब यहां से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालना अभी अभी आपने सीखा, मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, राइट। ओके, इक्विवेलेंट। ओके, तो अब यहां पर हम कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे। यस, हम ये पढ़ रहे थे। So normality is equal to number of equivalent weights of number of equivalents of solute upon volume of solution in liter. Number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution, that is called normality. Number of equivalents कैसे निकालेंगे? Given mass upon equivalent mass, और equivalent mass कैसे निकालेंगे? Molar mass upon valency factor. तो ये एक एक करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, और in this way we can calculate the फॉर्मूला। इसे ऐसे देखते हैं कि अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट की बात करूं, एक लाइन से हम चलना शुरू करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मैंने क्या बोला? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज Mv, वैलेंसी फैक्टर Vf। ओके, अब इक्विवेलेंट मास बताओगे तो दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Wb से, अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना है बच्चों? Mv अपॉन वैलेंसी फैक्टर, राइट। ये वैलेंसी फैक्टर नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्लियर? तो क्या हो जाएगा? Wb इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन Mv, राइट। Wb क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। Mv क्या है? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट है। और Vf क्या है? वैलेंसी फैक्टर। ओके, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे गिवन मास अपॉन मोलार मास, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है? मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर याद रखना। ये वैलेंसी फैक्टर कहां चला जाएगा? नीचे से ऊपर। तो ये हमारे पास एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट के लिए एक फार्मूला आ गया, राइट। अब उसके बाद हम जाते हैं अपनी कंसंट्रेशन यूनिट पे, नॉर्मेलिटी पर। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो
into valency factor upon mv, right, upon volume of solution in liter, that is v, volume of solution in liter. तो फाइनली हमारे पास नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला आ गया, ये एक फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होकर के आया, क्लियर, ठीक, दैट इज यहां पर अगर हम देखें तो WB अपॉन MB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास, ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी होते हैं, ओके, ठीक, तो इन दिस वे, सो यहां एक चीज और कंडीशन है कि अगर इफ वॉल्यूम जो है, अगर आपको फिर वही बात मिलीलीटर में दिया और लीटर में नहीं है आपको गिवन, तो आपको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन उसमें वॉल्यूम किसमें दिया गया है, लीटर में, तो हमको मिलीलीटर में लीटर में चेंज करना पड़ेगा, WB अपॉन MB इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ml में है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करो और वो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहां से नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला जनरेट होगा, WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम इन ml दिस टाइम, ये 1000 ऊपर चला गया, ये ऊपर आ गया 1000 इनटू वैलेंसी फैक्टर। आप अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन देखें तो मोलैरिटी यही था, WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम इन ml और ऊपर 1000, सो दिस वन इज माय डियर, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला, तो यहां से रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी भी निकल के आएगा, रिलेशन between normality and molarity तो आप यहां से क्लियरली देखेंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ये पूरा मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो अगर मोलैरिटी आपको गिवन है, वैलेंसी फैक्टर आपको मालूम है, तो आप नॉर्मेलिटी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो ये पूरी कहानी थी नॉर्मेलिटी। आशा करता हूँ मैंने एक एक चीज को, एक एक पार्ट को ब्रेक करके बताया है, आपको एकदम क्लियर होगा, कहीं कोई डाउट्स इस पे नहीं होंगे, ओके। यहाँ पर कुछ और बातें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, स्पेसिफिक मतलब कोर मोड कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूँ यहाँ, ठीक। नॉर्मेलिटी का एक फार्मूला क्या बन रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Mb से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज, मान लीजिए कैपिटल N से, कैपिटल N से तो नॉर्मेलिटी, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट हम स्मॉल nb से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ, तो यहाँ से अगर हमको किसी केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, nb निकालना है, राइट, तो यहाँ से इट मींस अगर मैं वॉल्यूम को ऊपर ले आऊँ, इट मींस नॉर्मेलिटी इनटू volume of solution in liter is equals to number of equivalents of solute, ठीक है, ये हो गई, तो ये एक फॉर्मूला बना n into v, ओके। अगर मैं यहाँ पर डाइल्यूशन की को न्यूट्रलाइजेशन की बात करूं, फॉर ये कर लेते हैं, फॉर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, फॉर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ये एक
इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आपको मालूम है कि जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो वहां पर हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है, राइट? मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है। एसिड में अगर हम बेस मिलाते हैं तो एसिड क्या होता है? न्यूट्रलाइज। अब मान लीजिए मुझको एसिड जितना भी है उसको मुझे कंप्लीट न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या कंडीशन हो? उसके लिए मुझे बेस कितना लगेगा, राइट? कुछ अमाउंट ऑफ एसिड मुझे दिया गया है और बोल रहे हैं कि उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस का कितना अमाउंट लगेगा, राइट? ये टाइट्रेशन में आपको ये सब टर्म्स यूज होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर न्यूट्रलाइज करना है सो नंबर ऑफ, ये बिल्कुल सरल तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड is equal to number of equivalents of base। तो जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस पे आपको डालने पड़ेंगे, तब वो एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, राइट? इसी प्रकार जितने नंबर ऑफ, अगर बेस को एसिड से न्यूट्रलाइज करना है तो जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मान लीजिए मैं एसिड की बात करूं, एसिड है, कोई एसिड दिया हुआ है और उसकी नॉर्मेलिटी मुझे N1 दी हुई है और उसका वॉल्यूम मुझे लीटर में V1 दिया हुआ है, एंड क्लियर? अब बेस जिससे मुझे न्यूट्रलाइज करना है, बेस मान लीजिए उसकी नॉर्मेलिटी मुझे N2 दी हुई है और वॉल्यूम मुझे V2 इन लीटर दिया हुआ है, क्लियर? तो ये बेस इस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज तभी कर पाएगा जब कंडीशन इज व्हाट? N1V1 is equals to N2V2। N1V1 is equals to N2V2। क्यों? मैंने अभी भी बताया, for acid base neutralization number of equivalents of acid should be equals to number of equivalents of base। Is that clear? So number of equivalents निकालते कैसे हैं? ये रहा फॉर्मूला, देखिए ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम n इनटू v। सो अगर मैं यहां से एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देखूं तो क्या हो जाएगा? n1 इनटू v1, एंड बेस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देखूं n2 इनटू v2। अगर ये बेस इस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है, इट मींस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड is equal to the number of equivalent of base, means N1V1 is equals to N2V2। So this is the required condition for complete neutralization of an acid by base or a base by an acid। Okay? तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक और बात यहाँ पे बता दूँ, अभी मैं एक और मूल कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा हूँ। अगर ये तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, अगर वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम ml में, अगर मिलीलीटर में आपको वॉल्यूम गिवन है, देन व्हाट? यहां देखिए तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहां पर देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट Nb अपॉन वॉल्यूम, यहां पर ml में हो गया। अगर यहां वॉल्यूम ml में है तो उसको लीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करो, यस। उसको लीटर में बदलने के लिए ये मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यस। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा अगर वॉल्यूम में मिलीलीटर में तो, ठीक। अब अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, रिमेंबर, सो
इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स। मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो बुक्स में आपको सीधी लिखी हुई मिलेंगी, पर वो एक्चुअल या तो बच्चा उस फॉर्मूले को रट लेता है, मोस्ट ऑफ द केस 90% केसेस में बच्चे उसको रटते हैं, पर समझ में आना चाहिए कि क्या हो गया एक्चुअल में, वो फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। अगर वो चीजें क्लियर हैं तो आप इन फ्यूचर भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप जेई एडवांस की बात भी करते हो तो। ठीक है, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहीं पे लिखा रह दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ऊपर लेके जाएंगे, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन दिस टाइम वॉल्यूम किसमें है बच्चों, मिलीलीटर अपॉन 1000। ये 1000 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। हमको ये टर्म निकालना है, एनबी निकालना है, तो ये ऊपर जाएगा और वो 1000 नीचे आ जाएगा। 1000 मतलब 10 टू द पावर 3। ठीक, ध्यान से देखिए। ठीक, ओके, इसको आप 10 की पावर 3 के ऊपर ले जाएंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 10 की पावर -3, इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ओके, इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अच्छा, 1 मिली का मतलब क्या होता है, ये क्या है, n into v in ml into 10 to the power -3 इक्विवेलेंट्स, राइट। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अच्छा, एक बात बताइए, 1 मिली इक्विवेलेंट is equals to 10 to the power minus, ठीक, मतलब 1 मिली में मैं 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट्स जानता हूं। 1 मिलीलीटर का 1 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। 1 मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। अगर मैं 1 मिलीमीटर बोलता हूं तो 10 की पावर -3 मीटर, 1 मिलीलीटर बोलता हूं 10 की पावर 1 मिली इक्विवेलेंट बोलता हूं तो 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट्स। तो 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट्स, ये जो शब्द है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मिली इक्विवेलेंट। 1 मिली का मतलब क्या होता है, मिली जहां हो गया वो 10 की पावर -3 मिली हो जाती है, मतलब 10 की पावर -3 हो जाता है। ओके, राइट। सो 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट। तो यू कैन राइट इट एज कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ, ये तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है, ये ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इक्वल्स टू n इनटू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, बस, और ये पूरा क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट्स। ओके, सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो जब वॉल्यूम इन ml होगा तो आपको जो टर्म मिलेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, और जब वॉल्यूम आपका लीटर में होगा तो वहां पे जो टर्म मिलेगा आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा। ओके, तो नॉर्मेलिटी के विषय में मैंने ऑलमोस्ट आपको लगभग सभी चीजें डिस्कस की, सारी चीजें बता दी। अगले सेक्शन में, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं नॉर्मेलिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा और एक और नई यूनिट के विषय में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।